इसके बाद अभी हम देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट है फ्रॉम मेलोनिक एस्टर। मेलोनिक एस्टर का यूज करके भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मेलोनिक एस्टर क्या होता है? ये जो ग्रुप दिखाई दे रहा है आपको, ये कंपाउंड, इसको बोलते हैं मेलोनिक एस्टर। इस मेलोनिक एस्टर से हम कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाते हैं, तो उसका पहले बेसिक बता देता हूं मैं आपको कि इस मेलोनिक एस्टर के अंदर ये जो CH2 ग्रुप है इसको बोलते हैं एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। इस CH2 ग्रुप को क्या बोला जाता है? एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। एक्टिव मिथिलीन ग्रुप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो CH2 ग्रुप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये इधर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इधर भी ये वाला जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जब भी कोई CH2 ग्रुप दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से अटैच्ड रहता है तो उस CH2 ग्रुप को बोलते हैं एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। अब एक्टिव वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि जब ये CH2 ग्रुप के दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं तो ये जो हाइड्रोजन होते हैं इनकी रिएक्टिविटी काफ़ी इंक्रीज हो जाती है, इनकी एसिडिक जो स्ट्रेंथ है, इनका एसिडिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसी भी कार्बन पे जुड़ा रहता है तो उसके जो हाइड्रोजन होते हैं उनकी एसिडिक जो कैरेक्टर है इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे ये CH2 ग्रुप के जो ये जो हाइड्रोजन है इनका एसिडिक कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है इसको स्टेबलाइज करते हैं, जो इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा उसको स्टेबलाइज करते हैं। तो मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस या मेलोनिक एस्टर का यूज करके हम कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाते हैं, तो पहला स्टेप देखते हैं इसमें, दैट इज एल्काइलेशन ऑफ मेलोनिक एस्टर। कि जो मेलोनिक एस्टर है उसमें पहले स्टेप में उसकी एल्काइलेशन करते हैं। एल्काइलेशन कैसे करते हैं कि ये जो मेलोनिक एस्टर है इसकी हम बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे। अब जैसा कि हमने देखा है कि CH2 ग्रुप का एसिडिक कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसीलिए जैसे ही बेस के साथ ये रिएक्ट करेगा यहाँ से एक प्रोटॉन निकल जाएगा और ये CH नेगेटिव ये कॉन्जुगेट बेस यहाँ पे बन जाएगा। अब इस कॉन्जुगेट ये जो बेस बना है इसकी रिएक्शन हम किसी एल्काइल हैलाइड के साथ अगर करवाएंगे तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी यहाँ पे, और ये CH नेगेटिव इस R पे अटैक करेगा और यहाँ से हेलोजन बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे बन जाता है एल्काइल मेलोनिक एस्टर। तो ये एल्काइल मेलोनिक एस्टर हमारे पास बन गया है। अब इस एल्काइल मेलोनिक एस्टर की अगर हम हाइड्रोलिसिस करवा दें, बेसिक मीडियम में जब इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो इन दोनों एस्टर ग्रुप की जगह ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप आ जाएंगे। एक कार्बोक्सिलेट ग्रुप ये आ गया, एक कार्बोक्सिलेट ग्रुप ये आ गया। जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि बेसिक मीडियम में जब एस्टर ग्रुप की हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है तो कार्बोक्सिलेट ग्रुप आता है। फिर इन दोनों कार्बोक्सिलेट जो ग्रुप आए हैं इसके हम एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये कार्बोक्सिलेट से कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। फिर जैसे किसी भी एक कार्बन के ऊपर दो OH स्टेबल नहीं होते हैं, इसी टाइप से एक कार्बन के ऊपर दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी स्टेबल नहीं होते हैं। तो जैसे ही इस कंपाउंड को थोड़ा सा हीट करेंगे, जैसे ही इसको थोड़ा हीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे CO2 एलिमिनेट हो जाएगी यहाँ से। और वो CO2 का एलिमिनेशन कैसे होता है कि ये जो ऑक्सीजन का ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ये बॉन्ड इस टाइप से ब्रेक होगा, और ये इधर इस टाइप से ये जो कार्बन और कार्बन का बॉन्ड है ये इस टाइप से इधर आ जाता है, और ये CH पे नेगेटिव बनेगा और ये H पॉजिटिव जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होने से जो H पॉजिटिव बना है वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा RCH2COOH, और ये हमारा -CO2 यहाँ से निकल गई है, CO2 गैस यहाँ पे। ठीक है। तो ये अभी हमने देख लिया कि कार्बोक्सिलिक एसिड हमने बना लिया है मेलोनिक एस्टर से। अब क्लोजली अगर आप देखोगे इस प्रोडक्ट को, आप क्लोजली देखोगे तो यहाँ पे ये जो R ग्रुप आया है ये इस ग्रुप के साथ अटैच्ड है। तो इसको देखने से कैसा लगता है कि ये एसिटिक एसिड जो होता है, एसिटिक एसिड उसका डेरिवेटिव है। एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH, ये एसिटिक एसिड होता है CH3CO
OH। देखने में ऐसा लग रहा है कि ये एसिटिक एसिड में से हमने यहाँ से एक H को हटा के यहाँ कोई R लगा दिया है, RCH2COOH, कि देखने से ही ऐसा लग रहा है जैसे एसिटिक एसिड का ये जो CH3COOH होता है वहां से एक H हटा के R लगा दिया है। तो मेलोनिक एस्टर का जब यूज करके हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं तो उन सभी कार्बोक्सिलिक एसिड की जो स्ट्रक्चर होगी देखने में वो कैसे लगेंगे, डेरिवेटिव्स ऑफ एसिटिक एसिड लगेंगे। डेरिवेटिव्स ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, कि देखने से जो भी हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं मेलोनिक एस्टर का यूज करके, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे तो उनकी स्ट्रक्चर देखने से कैसे लगेंगे कि दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ एसिटिक एसिड, कि ये CH3COOH एसिटिक एसिड है। इसमें ये जो CH3 के ऊपर 3 हाइड्रोजन होते हैं, इनमें से एक हाइड्रोजन को हटा के हमने यहाँ पे R ग्रुप लगा दिया, तो इस टाइप का जो एसिड बनेगा वो मेलोनिक एस्टर से ही बन सकता है। ठीक है, तो जो भी हमारे प्रोडक्ट बनते हैं मेलोनिक एस्टर का यूज करके जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं तो वो क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ द एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है CH3COOH कि ये डेरिवेटिव्स ऑफ एसिटिक एसिड लगेंगे। अब क्लोजली अगर इस पूरे रिएक्शन को यहाँ पे समझोगे आप कि ये वाला जो पार्ट है CH2COOH ये कहाँ से आता है, मेलोनिक एस्टर से। इसको नाम दे दिया जैसे कार्बन 1, इसको 2, इसको 3, तो यहाँ पे भी ये 1 2 और ये 3, यहाँ पे भी ये 1 2 3 और यहाँ पे भी ये मतलब 1 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 3, लेकिन ये तीसरे वाला कार्बन यहाँ से निकल जाता है और ये कार्बन 1 और 2 जो हमारे स्टार्टिंग में यहाँ पे थे वो लास्ट तक बने हुए रहते हैं। ठीक है, और ये R ग्रुप यहाँ पे आ जाता है इस कार्बन के ऊपर, 1 वाले कार्बन के ऊपर। ठीक है, तो ये हमने देखा है कि मेलोनिक एस्टर का यूज करके हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं तो उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, तो ये हमने अभी देख लिया है। अब जैसा कि हमने यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप लगाया है, यहाँ RX क्या दिख रहा है, एक बार ही हमने एल्काइलेशन करी है, यहाँ पे एक R ग्रुप ही लगाया है, लेकिन मेलोनिक एस्टर के अंदर हम 2 बार एल्काइलेशन भी कर सकते हैं, तो डाई एल्काइल डेरिवेटिव भी हम बना सकते हैं कि जो हमारा यहाँ एल्काइल मेलोनिक एस्टर बना है इसकी फर्दर अगर हम बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे, लेकिन इस नेक्स्ट वाला जो अभी बेस के साथ इसकी रिएक्शन होगी तो ये वाला बेस कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, क्योंकि जब एक एल्काइल ग्रुप लग जाता है इस CH के ऊपर जो पहले एक्टिव मिथिलीन ग्रुप था, अब ये एल्काइल ग्रुप इसकी रिएक्टिविटी को कम कर देता है, यहाँ ये जो एसिडिक कैरेक्टर इस हाइड्रोजन का वो डिक्रीज हो जाता है। तो इसीलिए अब हमें स्ट्रॉन्ग बेस चाहिएगा इस हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए। तो अब यहाँ पे हम कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। टर्सरी ब्यूटॉक्साइड की क्या स्ट्रक्चर होती है, तो ये होता है हमारा टर्सरी ब्यूटॉक्साइड CH3 O नेगेटिव और ये K पॉजिटिव। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस किस लिए यूज किया है, क्योंकि जब ये एक बार एल्काइल ग्रुप यहाँ आ जाता है तो इसका एसिडिक कैरेक्टर ये वाला जो हाइड्रोजन है उसका डिक्रीज हो जाता है, तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करते हैं। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ से फिर से एक H निकाल लेगा, अब ये कार्बन नेगेटिव फिर से बन गया कॉन्जुगेट बेस, ये फिर से दूसरे एल्काइल हैलाइड के साथ अटैक करेगा। ये R' इसलिए लिया है ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो R और दूसरे वाले R में, तो इसलिए ये R' ले लिया है। ये R और R' सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे अब ये इसके ऊपर अटैक किया तो ये X बाहर निकल जाएगा, फिर से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, फिर R' आ जाएंगे, फिर ये कंपाउंड डाई एल्काइल आ गए ना। अब यहाँ पे ये मोनो एल्काइल मेलोनिक एस्टर था, अब यहाँ पे ये 2 एल्काइल ग्रुप आ गए, फिर इनकी हाइड्रोलिसिस कर दी तो हमारे पास ये पहले स्टेप में हमने हाइड्रोलिसिस की है, दूसरे वाले स्टेप में हमने HCl ऐड किया है, तो डायरेक्ट ये 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप यहाँ पे आ गए। ये वाला स्टेप मैंने एक साथ लिख दिया, NaOH के साथ रिएक्शन करवाई फिर HCl के साथ, तो डायरेक्ट ये जो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं तो मैंने ये डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है। फिर इसको हीट करेंगे तो एक CO2 यहाँ से निकल जाएगा
और ये 2 एल्काइल ग्रुप हमारे यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। तो अभी भी ये किसके डेरिवेटिव लग रहे हैं, ये हमें एसिटिक एसिड के, ये CH3COOH, ये इसके डेरिवेटिव लग रहे हैं कि इस एसिटिक एसिड में से यहाँ से 2 हाइड्रोजन हमने हटा दिए और 2 एल्काइल ग्रुप यहाँ पे लगा दिए हैं। ठीक है, तो इस टाइप से डाई एल्काइल डेरिवेटिव भी हम बना सकते हैं मेलोनिक एस्टर का यूज करके। तो इस टाइप के एसिड जो होते हैं, ठीक है, जिसमें 2 ये एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हों अल्फा कार्बन पे, ये कार्बन है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का इधर वाला ये जो कार्बन होगा अल्फा कार्बन, इस पे 2 एल्काइल ग्रुप अगर जुड़े हुए हैं तो ये किससे बना सकते हैं हम, मेलोनिक एस्टर का यूज करके। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का, वो है हमारा फ्रॉम एसिटो एसिटिक एस्टर, कि जो एसिटो एसिटिक एस्टर होते हैं उनका यूज करके भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। अब ये जो एसिटो एसिटिक एस्टर है ये भी एक एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है, दिस इज ऑल्सो एन एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड, ये भी एक एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पे ये जो CH2 ग्रुप है ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये भी एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड ही होता है। तो अब इसकी रिएक्शन जब हमने बेस के साथ करवाएंगे तो ये कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा, CH पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर भी स्टेबलाइज हो सकता है और ये नेगेटिव चार्ज इधर भी स्टेबलाइज हो सकता है। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, इधर अगर ये नेगेटिव चार्ज इधर आता है तो ये ऐसे हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि CH पे जो नेगेटिव चार्ज आया है वो दोनों तरफ से स्टेबलाइज हो सकता है, तो यही रीजन होता है एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी का, ठीक है, कि दोनों तरफ से वो स्टेबलाइज हो सकते हैं। तो अब ये जो हमारे पास बन गया था, ये जो कॉन्जुगेट बेस बना था, ये एल्काइल हैलाइड के साथ फिर रिएक्शन करेगा और इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, तो ये CH नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, हेलोजन हमारी बाहर निकल जाएगी और ये हमारा मोनो एल्काइल एसिटो एसिटिक एस्टर बन गया है ये वाला। ठीक है, इसकी रिएक्शन जब हम कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ करवा देते हैं तो कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है, इस कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस हो जाती है, एक बॉन्ड हमारा ये ब्रेक होता है, जो अब ये कैसे होता है, OH नेगेटिव होता है ये जो बेस का, वो इधर अटैक करेगा, ये इधर जाएगा। ठीक है, फिर ये वापस से जब नेगेटिव चार्ज इधर आएगा तो ये वाला बॉन्ड हमारा ब्रेक होके इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये बनता है हमारे पास। चलो मैं इसका मैकेनिज्म आपको बता ही देता हूँ कि जैसे जब OH ने इस पे अटैक किया इस कार्बन पे, तो O के ऊपर ये ऊपर चला गया नेगेटिव चार्ज, तो ये कैसे बन जाएगा, O के ऊपर नेगेटिव और ये OH हमारा ऐसे आ जाएगा। आप डायरेक्ट एग्जाम में तो ऐसे ही लिख सकते हो, ये मैकेनिज्म इसका लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि ये OH ने इधर अटैक किया था, ये CO ऊपर चला गया, अब ये वापस से नीचे आएगा, तो अब क्या होगा, जब ये वापस से नीचे आएगा तो ये वाला बॉन्ड इस टाइप से ब्रेक हो जाएगा, CH के ऊपर नेगेटिव, तो CH3COOH बनेगा और यहाँ पे CH पे नेगेटिव है, तो ये CH नेगेटिव इस H को ले लेगा, तो यहाँ पे हमारे पास ये बन जाता है। फिर जब ये हमारा यहाँ से हट गया तो ये CH2 ये बन गया हमारे पास, फिर ये OH यहाँ पे अटैक करेगा, एक OH इधर अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, ये CH2 सॉरी और CH2O नीचे OH O C2H5, इस पे नेगेटिव था क्योंकि इस OH नेगेटिव ने जब यहाँ पे अटैक किया तो ये बॉन्ड ऊपर गया, तो O पे नेगेटिव, फिर ये O नेगेटिव जब वापस से ऐसे आएगा तो ये बाहर निकल जाएगा, OC2H5, फिर ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड इधर बनेगा और CH2COOH, तो ये OC2H5 गया है तो वो इस H को यहाँ से ले लेगा और ये नेगेटिव बनेगा, इसलिए ये इथेनॉल बन गया यहाँ से OC2H5, ये इथेनॉल बन गया और ये इतना हमारा पार्ट यहाँ पे
कार्बोक्सिलेट का बन जाता है। ठीक है, तो ये होता है मैकेनिज्म इसका। तो ये मैकेनिज्म आपने यहाँ पे देख लिया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के सोल्ट बने हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड अभी नहीं बना है। फिर जब इसमें हम H पॉजिटिव डाल देंगे, एसिड ऐड करेंगे, तो ये सोल्ट से वापस में से कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया और इसका सोल्ट से भी ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब मेजर फोकस हमारा यहाँ पे है, ये तो हमेशा बनेगा ही बनेगा, ये तो इस इतने पार्ट से ये एसिटिक एसिड तो हमेशा बनेगा ही बनेगा, लेकिन हमारा मेजर फोकस इस पे है, आर ग्रुप हमने यहाँ पे लगाया है। तो ये भी देखने से कैसा लग रहा है, यहाँ पे भी जो एसिड बनते हैं एसिटो एसिटिक एस्टर का यूज करके भी जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं वो भी देखने से कैसे लगते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ एसिटिक एसिड, डेरिवेटिव्स ऑफ एसिटिक एसिड की ये एसिटिक एसिड है। ठीक है, तो इसको और इसको अगर हम कंपेयर करें तो ये वाला कंपाउंड देखने से कैसा लग रहा है कि यहाँ पे ये जो एसिटिक एसिड था वहाँ से एक हाइड्रोजन हटा के हमने ये बन गया, यहाँ पे एक आर ग्रुप लगा दिया, RCH2COOH। तो ये जो प्रोडक्ट बनता है एसिटो एसिटिक एस्टर का यूज करके, वो प्रोडक्ट भी कैसा होता है, जो हमारा एसिड बनेगा, डेरिवेटिव्स ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, तो चाहे हम मेलोनिक एस्टर का यूज करें, चाहे हम एसिटो एसिटिक एसिड का यूज करें, तो हमारे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो सेम बनते हैं और दिखने में वो होते हैं डेरिवेटिव ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, तो जैसे हमने डाई एल्काइल प्रोडक्ट बनाए थे, यहाँ पे डाई एल्काइल डेरिवेटिव बनाए थे, इसी टाइप से एसिटो एसिटिक एस्टर के अंदर भी हम डाई एल्काइल डेरिवेटिव बना सकते हैं कि हमारा ये जो मोनो एल्काइल बना है यहाँ पे, ये जो मोनो एल्काइल CH2 नहीं आएगा, अब ये CH होगा, कि ये जो मोनो एल्काइल डेरिवेटिव बन गया है एसिटो एसिटिक एस्टर का यहाँ पे, अब फिर से इसकी हम बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर ये नेगेटिव चार्ज दोबारा किसी R' के साथ करेगा रिएक्शन, तो ये इस टाइप से दो एल्काइल ग्रुप आ जाएंगे, एक R आ गया इस कार्बन पे और एक R'। फिर उसकी फर्दर जो रिएक्शंस होगी वो सेम होगी, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे हम तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये जो एक R' और आ जाएगा। ठीक है, फिर इसकी फिर हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद ये बन गए, फिर एसिडिफिकेशन करेंगे तो यहाँ पे R', तो इस टाइप से डाई एल्काइल डेरिवेटिव भी बना सकते हैं हम, जैसा हमने यहाँ पे बनाया था। ठीक है, तो ये हमने अभी देख लिया मेलोनिक एस्टर का यूज करके और एसिटो एसिटिक एस्टर का यूज एसिटिक एस्टर का यूज करके हम कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स को बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस रिएक्शन की लिमिटेशन क्या है? इस रिएक्शन की एक लिमिटेशन भी है। इन दोनों रिएक्शन की कलेक्टिव हम बात कर रहे हैं, ये दोनों रिएक्शन की लिमिटेशंस भी है। क्या लिमिटेशंस है? जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस रिएक्शन में जो हमारा प्रोडक्ट बनता है RCH2OH, यहाँ पे बनता है R, मतलब ये डाई एल्काइल वाला है। अगर मोनो एल्काइल की बात करें तो ये RCH2COH, इसमें ये जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बना है, यहाँ पे ये जो R ग्रुप आया है, ये R ग्रुप कब आता है? जब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तब। अब यहाँ पे अगर कोई ऐसा एल्काइल हैलाइड हमने लिया है जिसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकती है, या कोई भी ऐसा हैलाइड यहाँ पे यूज लिया है जिसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो सकती है, तो उस केस में ये प्रोडक्ट हमारा नहीं बनेगा, क्योंकि जब ये वाला स्टेप ही नहीं हो पाएगा तो हम यहाँ पे कैसे पहुंचेंगे। तो ऐसे कौन से RX होते हैं जिनकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती है? तो एक होता है हमारा अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड की भी हम इस टाइप से यहाँ पे अटैक करवा के ये हेलोजन को नहीं निकलवा सकते हैं, तो इनकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी नहीं होती है। विनाइल हैलाइड्स जो होते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर जो हेलोजन लगे होते हैं, उनको बोलते हैं विनाइल हैलाइड।
तो इनकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी नहीं होती है, ठीक है। तो इस टाइप से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस नहीं होती है। तो हम कभी भी ऐसा एसिड नहीं बना सकते हैं जिसमें ये आर ग्रुप क्या हो, बेंजीन रिंग हो, आर ग्रुप क्या हो, बेंजीन रिंग। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हम कभी भी नहीं बना सकते हैं, ये इस टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड कभी भी नहीं बनेंगे इन दोनों रिएक्शंस का यूज करके। और इस टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड भी नहीं बनेंगे जिसके अंदर ये वाला ग्रुप लगा हो हमारा। तो इस टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड भी नहीं बनेंगे जिसमें यहाँ पे ये क्या हो, विनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, ठीक है। तो ये लिमिटेशन है इन दोनों रिएक्शंस की। एक लिमिटेशन और है कि टर्सरी एल्काइल हैलाइड का यूज भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो टर्सरी एल्काइल हैलाइड का यूज भी हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टर्सरी एल्काइल हैलाइड का अगर हम यूज करेंगे तो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो ये हमने अभी देख लिया है मेलोनिक एस्टर का यूज करके और एसीटो एसिटिक एस्टर का यूज करके हम कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं और किस टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड हम बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है CH3 CH2 CH2 COOH, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए प्रिपेयर दिस कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम मेलोनिक एस्टर। तो अब आपको पता है मेलोनिक एस्टर से जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं तो इतना पार्ट हमारा कहाँ से आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से। और ये आर ग्रुप हम कौन सा यूज करते हैं, यहाँ पे जो एल्काइल हैलाइड होती है, ठीक है। तो इतना पार्ट तो हमें पता है कार्बोक्सिलिक एसिड का कहाँ से आता है, मेलोनिक एस्टर से आएगा ये वाला पार्ट। और ये पार्ट कहाँ से आएगा, जो हम RX का यूज करते हैं। तो बस इतना अगर समझ में आ गया कि ये वाला हमें RX लेना है और इतना पार्ट हमें मेलोनिक एस्टर से आएगा, तो यहाँ RX की जगह ये ले लेंगे हम CH3 CH2I ये ले लेंगे यहाँ पे, तो ये वाला ग्रुप यहाँ आ जाएगा। बाकी फिर ये रिएक्शंस यहाँ पे सेम रहेंगी। तो इस टाइप से हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स बना सकते हैं मेलोनिक एस्टर का यूज करके।